स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्मा नर्सिंग वर्ल्ड में, जहां पर होती हैं नर्सिंग क्लासेस। तो हम पढ़ेंगे आज मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्या होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन? तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? मायोकार्डियल मायोकार्डियल का मतलब है मायोकार्डियम से। मायोकार्डियम कहाँ होती है? हार्ट में। कहाँ होती है? हार्ट में, दिल में। ठीक है, मायोकार्डियम हार्ट में होती है। तो ये कैसी है? ये मसल है, एक मसल है। कहाँ की? हार्ट की। तो क्या हो गई है? हार्ट मसल मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियल कहां से बन गया? हार्ट मसल से। उसके बाद है हमारा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन का मतलब होता है डेथ। इन्फेक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन की वजह से किसी भी टिश्यू की डेथ हो रही है वहां पे। तो क्या हो गया? हार्ट मसल की डेथ हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हार्ट मसल की डेथ। इसका दूसरा नाम भी होता है हार्ट अटैक। क्या होता है? हार्ट अटैक। दिल का दौरा पड़ना। दिल का दौरा पड़ना। इसको दो नाम से जानते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक। कॉमनली लोगों को बहुत ज्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं आजकल। कार्डियोवास्कुलर डिजीज बहुत ज्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं इट इज ए कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या है? इट इज ए कोरोनरी आर्टरी डिजीज। काहे की डिजीज है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है यह भी जानना बहुत जरूरी है। हार्ट को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट वैसे पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन क्या करता है? हार्ट को भी वहां पर ब्लड चाहिए होगा, हार्ट को भी न्यूट्रिएंट वहां पर चाहिए होंगे। तो क्या है? ऐसी आर्टरी जो कि हार्ट में होती है, वो क्या करती है? खुद को ब्लड सप्लाई करती है, उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, अब क्या है? इट इज ए कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये डिजीज है काय की? कोरोनरी आर्टरी की डिजीज है, इन विच देयर इज ए कंप्लीट ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी। तो हमने जान लिया कि कोरोनरी क्या आर्टरी क्या होती है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? कंप्लीट ब्लॉकेज। क्या हो रहा है? कंप्लीट ब्लॉकेज मतलब एक पाइप है, एक पाइप है, कॉमन सी बात है, और इसमें क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। यहां पर कोई भी ब्लॉकेज बन गया है, कोई भी ब्लॉकेज बन गया है, तो उसकी वजह से होने वाली बीमारी है। और कहां होती है? एंड इट्स ब्रांचेस। और जो कोरोनरी आर्टरी होती है, यह सिर्फ एक पाइप नहीं है, इसमें से ब्रांचेस भी निकलती हैं, इसमें से अलग अलग ब्रांचेस भी इसकी होती हैं। ठीक है, तो ऐसे इसकी ब्रांचेस भी इसमें से निकली हुई होती हैं। तो ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। देयर इज इस्चीमिया इन मायोकार्डियम। क्या होती है? इस्चीमिया। अब इस्चीमिया जानते हैं क्या? एक एक टर्म को आज हम समझने वाले हैं। इस्चीमिया क्या होती है? इस्चीमिया का मतलब होता है कहीं पर भी बॉडी के टिश्यू में क्या होना? ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वहां पर क्या होता है? इस्चीमिया हो जाती है। इस्चीमिया क्या होती है? तो क्या होता है इस्चीमिया? ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर कम हो जाएगी और न्यूट्रिएंट्स की भी सप्लाई वहां पर क्या होगी? कम हो जाएगी, और मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट, ये तीन चीजें होती हैं इस्चीमिया की कंडीशन में। इस्चीमिया की कंडीशन में तीन चीजें होती हैं: ऑक्सीजन की सप्लाई का घटना, न्यूट्रिएंट की सप्लाई का घटना, और मेटाबॉलिक वेस्ट का वहां पर बढ़ना। वो उस कंडीशन को कहते हैं हम इस्चीमिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों कम होगी? क्योंकि वहां पर ब्लड की सप्लाई वहां पे कम हो रही है, ब्लड वहां पे कम पहुंच पा रहा है, उसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई भी वहां पे कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है? देयर इज इस्चीमिया इन द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या थी? हार्ट की मसल थी, हार्ट की मसल थी मायोकार्डियम। उसमें क्या हो रहा है? इस्चीमिया हो रही है। इस्चीमिया क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई का कम होना, न्यूट्रिएंट की सप्लाई का कम होना, मेटाबॉलिक वेस्ट का बढ़ना, उसको हम कहते हैं इस्चीमिया। तो क्या हो रही थी? मायोकार्डियम में यहां पर इस्चीमिया हो रही है। फिर उसके बाद क्या है? इस्चीमिया लीड्स टू नेक्रोसिस और गैंग्रीन ऑफ मायोकार्डियल मसल। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या है? जो इस्चीमिया है, इस्चीमिया थी मायोकार्डियम में, जो इस्चीमिया हो रही थी वो क्या कराएगी? यहां पर नेक्रोसिस
अब नेक्रोसिस क्या होता है, ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। या फिर गैंग्रीन क्या होता है? तो गैंग्रीन और नेक्रोसिस क्या होता है इसको हम जानते हैं। इस नेक्रोसिस का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी भी बॉडी के टिश्यू की डेथ होना, किसी भी बॉडी के टिश्यू की डेथ होना, उसको हम नेक्रोसिस या फिर गैंग्रीन कहते हैं। नेक्रोसिस एक छोटे लेवल की चीज है, लेकिन जब ये बहुत से टिश्यू में मिल जाती है या फिर बहुत से टिश्यू की डेथ हो जाती है तो क्या कहते हैं उसको, हम गैंग्रीन नाम वहां पे दे देते हैं। ठीक है, क्या हो रहा था, इस्चीमिया लीड्स टू नेक्रोसिस ऑफ गैंग्रीन ऑफ मायोकार्डियल मसल। मायोकार्डियम मसल जो है हार्ट की, उसमें नेक्रोसिस या फिर गैंग्रीन हो रही है, तो उससे क्या होगा, वहां पे हम कहें कि मायोकार्डियम की वहां पे डेथ हो रही है। क्या हो रही है, डेथ ऑफ मायोकार्डियम। ठीक है, डेथ ऑफ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम कहां थी, हार्ट में थी। मायोकार्डियम हार्ट में थी। ठीक है, हार्ट की एक मस्कुलर लेयर है जिसको हम मायोकार्डियम कह रहे थे। ठीक है, अब हमने जान लिया कि क्या होता है हार्ट अटैक, क्या होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब हम जानते हैं कि ये होता क्यों है, क्या क्या कॉजेस होते हैं, क्या क्या ऐसी वजहें होती हैं जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन करते हैं, या फिर ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो हार्ट अटैक को बढ़ावा देते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीजें हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में क्वेश्चन आता है। थर्ड सेमेस्टर में हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन सीरीज चल रही थी, उसी का ये भी एक पार्ट बनने वाला है। तो जानते हैं कॉजेस क्या क्या होते हैं। पहला है हमारा थ्रोम्बस। ठीक है, पहला क्या है, थ्रोम्बस। मोस्ट कॉमन काज है, क्या है, थ्रोम्बस। थ्रोम्बस क्या होता है, थ्रोम्बस भी जानते हैं। थ्रोम्बस का मतलब होता है एक क्लॉट का बन जाना, एक ब्लड क्लॉट का बन जाना। ब्लड क्लॉट के बनने से भाई हार्ट अटैक कैसे आएगा, ये तो हमने जान लिया कि हार्ट अटैक आ रहा है और ब्लड क्लॉट बन रहा है। ये नहीं पता है कि हार्ट अटैक आ कैसे रहा है। हार्ट अटैक ऐसे आ रही है, क्लॉट था जो कोरोनरी आर्टरी थी हमारी, उसमें कंप्लीट ब्लॉकेज कर दिया इसने। कोरोनरी आर्टरी के बीच में जाकर के क्लॉट बन गया या यहाँ पे फंस गया। अब इधर से सप्लाई आ रही है, एक पाइप है, इसमें से इधर से पानी डालेंगे तो क्या इधर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि आगे से रास्ता बंद हो रखी है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ब्लड जा रहा था, ब्लड वो आगे जा नहीं पाएगा, उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, तो क्या होगा, वहां पे मायोकार्डियम की डेथ हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो हमने जान लिया थ्रोम्बस का कॉन्सेप्ट। मोस्ट कॉमन काज होता है हार्ट अटैक में थ्रोम्बस। थ्रोम्बस की वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। उसके बाद क्या है, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। स्पाज्म का मतलब क्या होता है, छोटी सी बात है। स्पाज्म का मतलब होता है इतनी मोटी कोई ब्लड वेसल है, तो उसमें जब स्पाज्म आएगा तो वो नैरो हो जाएगी, उसका पतला होना, उसका पतला होना, पतला होकर के हो सकता है वो हार्ड भी हो जाए, तो उसको हम कहेंगे स्पाज्म। उसको क्या नाम देंगे, स्पाज्म। तो क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में क्या हो रहा है, स्पाज्म हो रहा है। तो कोरोनरी आर्टरी क्या थी, कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट खुद के लिए अपने जो सप्लाई बनाया था, उसमें जो आर्टरी थी उसको हम कोरोनरी आर्टरी कह रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रीवियस कोरोनरी आर्टरी डिजीज। प्रीवियस कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब क्या है, प्रीवियस पहले से कोई हो, लाइक एंजाइना पेक्टोरिस, क्या हो उसको, एंजाइना नाम की बीमारी हो। अब एंजाइना क्या होता है, एंजाइना में क्या होता है, जो ब्लड वेसल होती है उसमें क्लॉट तो होता है, लेकिन वो पार्शियल ब्लॉक करता है उसको। जो वेसल होती है, कोरोनरी आर्टरी होती है, उसको पार्शियली ब्लॉक करता है। मतलब क्या है, वो उसको कंप्लीट ब्लॉक नहीं कर रहा है। लेकिन हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या है, कंप्लीट ब्लॉक हो रही है जो आर्टरी है, और जो एंजाइना होती है उसमें पार्शियल ब्लॉक होता है, या फिर आर्टरी में छोटा सा क्लॉट बना होता है। उसको अगर ट्रीट नहीं करवाया गया एंजाइना पेक्टोरिस को, तो वो कॉज कर सकता है हार्ट अटैक। आगे उसकी प्रोग्नोसिस में क्या हो सकता है, हार्ट अटैक वहां पे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा तीसरा प्लेग। प्लेग क्या होता है, प्लेग होता है कोरोनरी आर्टरी या फिर किसी भी ब्लड वेसल में, मान लेते हैं हम कि वहां पर क्या होता है, फैट कोलेस्ट्रॉल का डेपोजिशन हो जाना, वहां पर क्या होगा, डेपोजिशन हो जाएगा उसका। तो वो भी क्या ले लेगा, एक रूप, एक
क्लॉट जैसा ही बन जाएगा और वो क्या करेगा, आर्टरी को वहां पे ब्लॉक कर देगा। उसके बाद क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, नैरोइंग हो जाती है, किसी प्लेक बनने की वजह से उस आर्टरी में नैरोइंग हो जाती है। ठीक है, और क्या है, सेक्स में क्या है, फीमेल, जो फीमेल्स होती हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होती हैं हार्ट। और क्या है, और देखा जाता है कि जो मीनोपॉजल महिलाएं होती हैं, मीनोपॉजल फीमेल्स होती हैं, उनमें हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या है, एज मोर देन 50 ईयर, 50 साल से ज्यादा के जो लोग होते हैं, खासकर महिलाएं, उनको ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि क्या होगा, उनको वहां पे हार्ट अटैक होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। उसके बाद क्या है, फैमिली हिस्ट्री, किसी के परिवार में अगर पहले से ही क्या रहा हो, किसी को हार्ट अटैक हुआ हो, मदर या फादर को वहां पे हार्ट अटैक पहले से हुआ हो, तो क्या हो सकता है, उस पर्सन को भी वहां पर हार्ट अटैक होने की संभावनाएं रहती हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है। ऐसे लोग जो आराम करने के शौकीन होते हैं, जो एक्सरसाइज या कोई फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, आराम से पड़े रहना पसंद करते हैं, वो होती है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। ऐसे लोग जो मोबाइल चलाएं पूरे दिन भर, लेकिन कैसे चलने फिरने वाला काम ना करें, तो उसको कहेंगे सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। ठीक है, उसके बाद है डायबिटीज। पहले से किसी का ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो, डायबिटीज मेलाइटस नाम की बीमारी हो, तो भी क्या हो सकता है, संभावनाएं हैं कि हार्ट अटैक हो सकता है। उसके बाद क्या है, प्री एक्लम्सिया। अब ये तो भैया नई कंडीशन है, नई टर्म सुन ली हमने, क्या होती है प्री एक्लम्सिया। प्री एक्लम्सिया क्या होती है, जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, उसका इंक्रीज होना। अब कब, वैसे तो हमने सर हाइपरटेंशन सुना है, लेकिन यहां पर क्या है, प्री एक्लम्सिया, तो नई टर्म है। नई टर्म नहीं है, ये क्या है, प्रेगनेंसी। प्री मतलब प्रेगनेंसी, ऐसे याद करने का तरीका है, प्री का मतलब प्रेगनेंसी, ऐसी कंडीशन जो प्रेगनेंसी में हो रही है। प्रेगनेंसी में बीपी का इंक्रीज होना, तो क्या होगा, उसको कहेंगे हम प्री एक्लम्सिया। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की कैटेगरी में प्री एक्लम्सिया हमारा आता है, इसको रखा जाता है। तो प्री एक्लम्सिया हमने जान लिया कि प्रेगनेंसी में अगर बीपी बढ़ रहा है तो उसको हम कहेंगे प्री एक्लम्सिया। उसके बाद क्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। भाई ऐसे चर्बीदार लोग जिनका क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हो बॉडी में, तो भी क्या हो सकता है, वहां पर क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन भी होगा वहां पर। क्या होगा, हाइपरटेंशन भी देखने को मिलेगा। एक कॉज या रिस्क फैक्टर हमारा बन सकता है हाइपरटेंशन। और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल या फिर हाइपरटेंशन के मरीजों में आपको मायोकार्डियल इंफेक्शन देखने को मिल सकता है। अब एक होता है हमारा ट्रायड, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाली बात है। तो क्या है, एक हमारा ट्रायड होता है जो रिस्क फैक्टर में आता है हार्ट अटैक के। हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर में आता है ट्रायड। इस ट्रायड को हम कहते हैं बर्चोस ट्रायड। क्या कहते हैं, बर्चोस ट्रायड। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, तीनों कंपोनेंट की वजह से क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। 3 क्या है, स्टैसिस ऑफ ब्लड। अब स्टैसिस क्या होता है, ये भी बड़ी समस्या की बात है। स्टैसिस होता है किसी का खून गाढ़ा हो जाए, जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाए, उसमें क्या हो, आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो। क्या हो, आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो, जिसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया जैसी कंडीशन हो तो उस पर्सन को भी क्या होता है, एमआई होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। उसके बाद क्या है, हाइपर कोएगुलोबिटी। हाइपर कोएगुलोबिटी मतलब, हाइपर का मतलब ज्यादा, कोएगुलोबिटी मतलब कोएगुलेशन, ऐसा ब्लड जिसमें संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, क्या काहे कि उसमें कोएगुलेशन हो सकता है। कोएगुलेशन होने की संभावनाएं ज्यादा हैं, क्योंकि खून भी गाढ़ा है और कोएगुलेशन हो सकता है वहां पे। फिर क्या है, अनहेल्दी एंडोथेलियम। एंडोथेलियम जैसा कि आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, एंडोथेलियम जो होता है, ब्लड वेसल जो होती है उसकी इनर लेयर होती है, अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम एंडोथेलियम कहते हैं। अब अनहेल्दी एंडोथेलियम का मतलब यहाँ पे क्या है,
अनहेल्दी एंडोथेलियम का मतलब है कि जो बेजल की अंदर वाली लेयर है उसमें क्या हो रखा है, कोई इंजरी हुई हो। इंजरी होने की वजह क्या हो सकती है, वहां पे कोई इन्वेजिव प्रोसीजर किया गया हो, लाइक एंजियोग्राफी, तो वहां पर हो सकता है संभावनाएं। और क्या हो सकता है, किसी का बीपी बढ़ा रहता हो, किसी का अगर बीपी बढ़ा रहता है तो भी क्या हो सकता है, बीपी बढ़ेगा तो कैसे अनहेल्दी एंडोथेलियम हो गई। जैसे कोई ब्लड वेजल है तो वो नैरो हो रखी है, ठीक है, तो क्या है, नैरो हो रखी है, ठीक है, तो नैरो हुई है। अब इसमें क्या है, लगातार ब्लड का प्रेशर इस पे पड़ रहा है, ठीक है, इस पे टेंशन इंक्रीज हुई है, एक ब्लड वेजल पे लगातार टेंशन इंक्रीज हुई है, तो क्या है, इसकी एंडोथेलियम पर, इनर लाइनिंग पर क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है। इंजरी होने की वजह से भी क्या हो सकता है, वहां पर थ्रोम्बस बन जाए। ये जो हमारा वर्चोस्ट्राइड है ये थ्रोम्बस का रिस्क फैक्टर है, थ्रोम्बस बनने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसमें 3 चीजें थी, याद रखना, स्टेसिस ऑफ ब्लड, हाइपर कोएगुलोबिलिटी और अनहेल्दी एंडोथेलियम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर एमआई होती है उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, मतलब जो डिजीज है वो बॉडी में कैसे फैल रही है या फिर वो कैसे प्रोग्रेस कर रही है। तो पहला है हमारा थ्रोम्बस। थ्रोम्बस कहाँ था, कोरोनरी आर्टरी में, कहाँ था, कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही थी, उसमें क्या बना, थ्रोम्बस। थ्रोम्बस का मतलब एक बड़ा सा ब्लड क्लॉट है, ठीक है, तो वो बना। उसने क्या किया, वहां पे कोरोनरी आर्टरी में क्या करवा दिया, ऑक्लूजन। ऑक्लूजन का मतलब क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट करवा दिया, मतलब क्या है, जो आर्टरी थी उसको 100% ब्लॉक कर दिया, ठीक है। 100% ब्लॉक करने का मतलब है कि उसमें कंप्लीट ऑक्लूजन हो गया, ठीक है, कंप्लीट वहां पे ऑक्लूजन हो गया। उससे क्या हुआ, इस्चीमिया। इस्चीमिया हमने पहले जान ही ली कि इस्चीमिया क्या होता है, ठीक है। तो क्या होगा, वहां पर ऑक्लूजन होने की वजह से जो ब्लड है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और वहां पे O2 और न्यूट्रिएंट की सप्लाई वहां पे कम हो जाएगी, तो वो हो गई इस्चीमिया। उसके बाद क्या होगा, वहां पर मायोकार्डियम में क्या होगा, जब वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, हम जानते हैं कि जब किसी भी टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो उसको हम हाइपोक्सिया टर्म देते हैं। तो क्या होगा, वहां पर O2 की सप्लाई जो होगी वो घटेगी, उसकी वजह से मायोकार्डियम में हाइपोक्सिया हो जाएगी, ठीक है। हाइपोक्सिया होने की वजह से धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करेगी और क्या होगा, वहां पर नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियम हो जाएगी, नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियम, या यूं कह लें वहां पर एमआई डेवलप हो जाएगी, कहें कि उसको पर्सन को, उस पेशेंट को हार्ट अटैक वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पैथोफिजियोलॉजी। अब देखते हैं कि जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर हार्ट अटैक होता है उसके साइंस और सिम्टम या फिर क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, मतलब एमआई के पेशेंट में क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, कैसे आप पहचानेंगे कि एमआई है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला है हमारा चेस्ट पेन। चेस्ट पेन तो कॉमनली सबको जानता है कि सीने में उसके दर्द होगा, ठीक है। तो कैसा दर्द होगा अब ये भी जानना पड़ेगा हमें। दर्द तो कैसे भी हो सकता है, चेस्ट में किसी भी तरीके का दर्द हो सकता है, लेकिन ये कैसे पता करेंगे कि मे बी एमआई का ही दर्द है, ये हार्ट अटैक ही हुआ है इसको, तो हमें वहां पर दर्द को भी पहचानना पड़ेगा। तो पहला है हमारा नाइफ स्टैबिंग पेन। क्या है, नाइफ स्टैबिंग पेन, मतलब ऐसा लगेगा कि किसी ने वहां पर क्या भोंक दिया हो, चाकू भोंक दिया हो, चाकू भोंकने जैसा वहां पे दर्द होगा, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है, क्रशिंग। क्रशिंग का मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई क्रश कर रहा है, जैसे प्रेशर पड़ रहा है बहुत ज्यादा ही तेज क्रश करने का फील होगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे क्रशिंग। या फिर वहां पे हो सकता है स्क्वीजिंग, स्क्वीजिंग भी फील हो सकती है, ठीक है, स्क्वीज कर रहा हो एकदम बहुत कस के, उसको दबाव या फिर ऐंठन महसूस हो सकती है वहां पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेन रेडिएट्स। ये पेन कैसा होता है, ये होता है रेडिएटिंग पेन। रेडिएटिंग पेन का मतलब यहां से शुरू होगा, ऐसे 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 जा सकता है या फिर इधर जा सकता है, ऐसे। तो क्या है, पेन रेडिएट्स टुवर्ड द लेफ्ट शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर, तो जो पेन है वो चेस्ट से रेडिएट करेगा, कहां की तरफ, लेफ्ट शोल्डर की तरफ, यहां चेस्ट से ऐसे शोल्डर की तरफ और यहां से ये पूरी आर्म तक जा सकता है। तो और नेप ऑफ द नेक
या फिर लेफ्ट हैंड, ठीक है। पहले ही बता दिया, नेप ऑफ नेक मतलब पीछे जा सकता है, चेस्ट से नेप ऑफ नेक तक वो जा सकता है, या फिर सीधे कहां से, चेस्ट से सीधे वो हैंड पूरे फिंगर्स तक वहां पर दर्द जा सकता है। और ये दर्द कैसा होगा, बहुत ही शार्प पेन होगा। कैसा होगा, शार्प पेन होगा, ठीक है, बहुत तीखा दर्द होगा, ठीक है, तीखा दर्द। उसके बाद में क्या है, इम्पेंडिंग डूम। अब ये नई चीज है, इम्पेंडिंग डूम क्या होता है। इम्पेंडिंग डूम में क्या होता है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके अब प्राण निकल गए, अब प्राण निकल गए। वो कहेगा अब मुझे बचा लो, अब मैं जा रहा हूं, बस मैं सीधे स्वर्ग की सवारी करने वाला हूं, अब सीधे जाऊंगा। तो उसको ऐसा फील होगा, उसको बहुत ही एंजाइटी वहां पे फील होगी। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इम्पेंडिंग डूम। मतलब ये पेशेंट फील्स लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग। वहां पे क्या होगा, उसको लगेगा कि वो अब जाने वाला है। उसके बाद क्या है, डिस्निया। डिस्निया तो सबको पता है, पहले बता चुके हैं, क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। डिस्निया का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। उसके बाद क्या है, रेस्टलेसनेस उसको फील होगी, डिस्कंफर्ट फील होगा, मतलब बेचैनी सी फील होगी, और उसको रेस्टलेसनेस, ठीक है, थका महसूस करेगा। थका होने का महसूस मतलब ये नहीं कि उसने बहुत ज्यादा काम किया है, लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि अब उसको एंजाइटी सी बहुत ज्यादा फील होगी वहां पे। उसके बाद क्या है, नोजिया और वॉमिटिंग। नोजिया वॉमिटिंग तो सबको पता है, छोटे बच्चों को भी पता होता है, उल्टी और जी मितलाना, ठीक है। उसके बाद क्या है, हार्ट पाल्पिटेशन। हार्ट पाल्पिटेशन क्या होता है, इसमें होता है भैया दिल का धड़कना, दिल बहुत तेज धड़कता है, धड़ 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 धड़, ठीक है। तो इसको कहते हैं मतलब रैपिड पल्स, ठीक है, रैपिड पल्स। हार्ट पाल्पिटेशन का मतलब होता है कि रैपिड पल्स होगी, पल्स बहुत तेज से चल रही होगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे साइंस और सिम्टम्स जो कि मेन थे। बाकी और भी हो सकते हैं, लाइक एंजाइटी लिख लें हम, तो और भी बढ़ाने को बढ़ा सकते हैं। वीडियो वैसे भी ये लंबी होने वाली है, हमें लग रहा है। अब देखते हैं कि जो एमआई होती है, हार्ट अटैक होता है, उसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या फिर उसमें कौन कौन सी जांचें जो हैं वो हम करा सकते हैं। पहला है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन। हर बार की तरह हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, पेन की इंटेंसिटी और जितना भी डाटा है वो सब कलेक्ट करें, या तो पेशेंट से या फिर पेशेंट के फैमिली से। उसके बाद फिर है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, जो भी हमारे जितने मेथड होते हैं उनके थ्रू हमें एग्जामिनेशन करना है। उसके बाद क्या है, ईसीजी। ईसीजी, ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ईसीजी करवाते हैं एमआई के पेशेंट में। ये जो होता है ईसीजी होता है एक तरीके का कंफर्मेटिव टेस्ट होता है या फिर अर्लीस्ट टेस्ट होता है। इसको सबसे पहले करवाया जाता है। अगर कोई पेशेंट आया है हॉस्पिटल में एमआई के साथ में, तो उसका सबसे पहले ईसीजी ही करवाया जाता है, क्योंकि सबसे जल्दी होने वाला प्रोसीजर है, सबसे जल्दी होने वाली जांच है। तो सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी के बेसिस पे दो तरीके की एमआई होती है, एसटीईएमआई और एनएसटीईएमआई। तो क्या है एसटीईएमआई का मतलब क्या है, एसटी एलिवेटेड एमआई। एसटी एलिवेटेड एमआई क्या है, एसटी एलिवेटेड एमआई। जो एसटी सेगमेंट है उसमें 1 mm बेस लाइन से एलिवेशन देखने को मिलता है। उसमें 1 mm बेस लाइन से क्या देखने को मिलता है, एलिवेशन, मतलब वो वेव्स जो हैं वो ऊपर को उठी हुई एलिवेटेड आपको वहां पे दिखेंगी। तो उसकी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये एसटीएमआई है, ठीक है। अगर ऐसा देखने को नहीं मिलता है तो हम क्या कहते हैं, उसको नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई कहते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके का हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पे एमआई को। उसके बाद क्या है, मेन जो है वो हमारे हैं कार्डियक मार्कर्स। क्या है, कार्डियक मार्कर्स। कार्डियक मार्कर्स में क्या होता है, कार्डियक मार्कर्स उनको कहते हैं ऐसे एंजाइम होते हैं जो डैमेज्ड मायोकार्डियम है उसके थ्रू रिलीज किए जाते हैं। मतलब जो डैमेज हुई है, जितनी मायोकार्डियम की डेथ हुई है वहां पर, उतनी मायोकार्डियम क्या कर रही है, एंजाइम्स रिलीज कर रही है, उनकी क्या होती है वहां पर जांच की जाती है, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहला अर्लीस्ट जो एंजाइम देखने को मिलता है, जो मायोकार्डियम है, डैमेज्ड मायोकार्डियम है, उससे रिलीज होता है वो हमारा क्या होता है, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या होता है, इसमें इंक्रीज देखने को मिलता है, और ये एमआई आने के 2 घंटे के अंदर अंदर आपको वहां पर ब्लड में इसका लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। उसके बाद में क्या है,
CPK-MB ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है सीरम क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज। सीरम क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज एक तरीके का एंजाइम है जो कि क्या करता है, डैमेज्ड मायोकार्डियम से रिलीज होता है और ये भी वहां पर बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। कहां पर, पेशेंट के ब्लड को जब टेस्ट किया जाएगा तब। फिर उसके बाद क्या है, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन ये कितना होता है, टी और आई, ट्रोप आई और ट्रोप टी, दो तरीके का ट्रोपोनिन होता है। तो क्या है, टी भी वहां पर देखने को मिलेगा और आई भी देखने को मिलेगा। तो आई क्या होता है हमारा, कंफर्मेटिव होता है। अगर आई ब्लड में बढ़ा हुआ देखने को मिला तो इसका मतलब यही है कि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, मतलब उसको हार्ट अटैक हुआ है वहां पर, ठीक है। तो ये हमारी दो जांचें होती हैं, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई वहां पर बढ़ा हुआ ब्लड में देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, LDH। ये भी एक तरीका क्या है, आइसो एंजाइम है जो कि डैमेज्ड मायोकार्डियम से रिलीज होता है और ये भी ब्लड में बढ़ा हुआ देखने को वहां पर मिल सकता है। उसके बाद है कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या होता है, कोरोनरी तो हमने जान ही लिया कि कोरोनरी आर्टरी की बात हो रही है। एनजीओ जहां पर लगा दिखे उसका मतलब किसी ब्लड वेजल की बात की गई है, मतलब ब्लड वेजल की बात है वहां पे। यहाँ पे किसकी जांच करी जा रही है, कोरोनरी आर्टरी की। कोरोनरी आर्टरी क्या है, ब्लड वेजल है जो कि हार्ट में है और उसकी क्या की जा रही है, ग्राफी की जा रही है। ग्राफी मतलब उसका विजुअलाइजेशन किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी। अब कोरोनरी एंजियोग्राफी की कैसे जाती है, कोरोनरी एंजियोग्राफी में एक कैथेटर डाला जाता है और जो आर्टरी होती है उसमें डाई डाली जाती है। उसके बाद में क्या किए जाते हैं, कंटिन्यूअसली एक्सरे लिए जाते हैं, उससे पता किया जाता है कि थ्रोम्बस कितना बना है या फिर वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन कितना हुआ है, किसमें, कोरोनरी आर्टरी में। ये होता है हमारा कोरोनरी एंजियोग्राफी। अब कहेंगे आप कि कोरोनरी एंजियोग्राफी में कैथेटर डाला तो जाता है, लेकिन कैथेटर डाला कहां से जाता है, कैथेटर जो डाला जाता है उसमें क्या किया जाता है, उसमें ब्रैकियल रीजन से, मतलब यहाँ हाथ आर्म से, मतलब ब्रैकियल आर्टरी के थ्रू, या फिर कहां, फीमोरल आर्टरी के थ्रू, मतलब ग्रोइन रीजन से साइट चुनी जाती है, ग्रोइन रीजन से कहां जाया जाता है, कोरोनरी आर्टरी में वहां पर एंट्री करी जाती है। कंटिन्यूअसली एक्सरे लिए जाते हैं और उससे पता किया जाता है कि कितना बड़ा वहां पे क्लोट या फिर थ्रोम्बस है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन को पता किया जाता है, ये होता है हमारा कोरोनरी एंजियोग्राफी। उसके बाद होता है 2D इको। 2D इको में क्या होता है, पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर और जितनी भी एबनॉर्मलिटी है वो भी वहां पर देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद क्या है, इवन जो 2D इको होता है उसमें कार्डियक आउटपुट और सब चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं, तो हम 2D इको भी करवाते हैं। इसको हम डॉपलर स्टडी भी कहते हैं या फिर इसको हम कार्डियक अल्ट्रासाउंड के नाम से भी वहां पर हम इसको जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, कुछ खून की जांचें भी कराते हैं, क्योंकि खून ना नाराज हो उसमें भी तो जांचें करवानी है। तो क्या है, CBC की जांच कराते हैं, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट में जब करवाते हैं तो वहां पर MI के केस में WBC इंक्रीज हमें वहां पे मिलती है। उसके बाद क्या कराते हैं, PT, INR और APTT, तो ये सब जांचें और BTCT, ये जो जांचें होती हैं ये क्लॉटिंग के लिए करवाते हैं, क्लॉटिंग को टेस्ट करने के लिए करवाते हैं कि क्लॉटिंग टाइम क्या है, ब्लीडिंग टाइम क्या है, इन सब चीजों को जानते हैं वहां पर। उसके बाद क्या है, लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में क्या है, हम कोलेस्ट्रॉल को पता करते हैं कि पेशेंट की बॉडी में जो थ्रोम्बस बना है या फिर प्लेक बना है, हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुई है, उसमें क्या लिपिड जो है, मतलब कोलेस्ट्रॉल है, वो रिस्क फैक्टर बना है क्या, इस सब चीजों को हम लिपिड प्रोफाइल में देखते हैं। उसके बाद क्या है, RBS रैंडम ब्लड शुगर और HbA1c, ये दो टेस्ट जो हैं ये हम काहे के लिए करवाते हैं, शुगर की जांचें हैं, ये ब्लड शुगर की जांचें देखते हैं कहीं पेशेंट को क्या है, डायबिटीज तो नहीं हुई है। डायबिटीज को डिटरमाइन करने के लिए हम ये जांचें करवाते हैं। उसके बाद क्या है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, हम इलेक्ट्रोलाइट की भी वहां पे जांचें करवाते हैं। फिर क्या करवाते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट KFT करवाते हैं और LFT करवाते हैं। LFT में एंजाइम जो होते हैं, लीवर एंजाइम होते हैं, वो भी MI के केस में बढ़े हुए देखने को आपको मिल सकते हैं। तो और क्या कराते हैं, थायराइड
प्रोफाइल। क्या करवाते हैं? थायराइड प्रोफाइल। अब आप कहेंगे कि थायराइड प्रोफाइल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं? T3 और T4 और TSH।